संस्कृत मित्रों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या संस्कृत एक मृत भाषा है। यह एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि प्रायः यह चर्चा का विषय बनता है। मेरे सामने भी कभी कभार यह प्रश्न उत्थापित हुआ है। लोगों ने कहा है कि संस्कृत एक मृत भाषा है। अब तो संस्कृत मृत भाषा हो गई है। सुनने पर आश्चर्य होता है और विचार करने के लिए विवश भी होना पड़ता है कि क्या वस्तुतः यह भाषा मृतप्राय है, मृत हो गई है, या क्या इसकी स्थिति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको जानने समझने की आवश्यकता है। एक भाषा में क्या होने चाहिए, कौन से तत्व, क्या इसमें वे तत्व आज विद्यमान नहीं है, ये बिंदु विचारणीय है। मित्रों, भाषा बोली और लिपि दोनों के समाहार का नाम है। बोली जिसे बोला जाए, लिपि जिसे लिखा जाए। जिसकी बोली और लिपि दोनों अपनी हो उसे हम भाषा कहते हैं। संस्कृत की बोली और लिपि दोनों अपनी ही रही है, जिसके कारण इसे भाषा होने का गौरव मिला। और यहाँ तक कि संस्कृत की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में इसे मान्यता मिली। संसार की तमाम भाषाएं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष रूप में इसी संस्कृत से ही पनपी। यहाँ का ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ रत्न रहा और इसे देवभाषा, देववाणी, अमरवाणी आदि कहने का भी अवसर मिला। समीक्षकों ने, सारे विश्व समीक्षकों ने इसे सर्वप्राचीन भाषा माना, विभिन्न भाषाओं की जननी कहा। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में अपनी बोली और लिपि दोनों के लिए ही जानी जाती रही। विवेचन करने पर तमाम समीक्षकों ने निष्कर्ष भी निकाला है कि प्राचीन काल में संस्कृत जन भाषा थी। लोग संस्कृत में ही वार्तालाप किया करते थे। धीरे धीरे संस्कृत का मूल स्वरूप विघटित हुआ और काल प्रभाव से अपभ्रंश के रूप में भी इसका प्रचलन होने लगा। पाली, प्राकृत आदि भाषाएं भी, आर्य भाषाएं भी प्रचलन में आईं, जो मूल रूप से संस्कृत के ही विकृत रूप रहे। महाराष्ट्री प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर जिनका नाम पड़ा, ये सब संस्कृत के ही विखंडित रूप हैं। आज भी भारत के विभिन्न स्थानों पर ये संस्कृत के विखंडित स्वरूप में ही बनी हुई वह की प्रांतीय भाषा प्रचलन में है और उसे लोग बोला करते हैं। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि निश्चित रूप से प्राचीन काल में संस्कृत एक जन भाषा के रूप में रही। धीरे धीरे अल्प शिक्षित लोगों द्वारा सरलीकरण आदि पद्धतियों के प्रभाव में आकर के उसके अपभ्रंशों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण संस्कृत के शुद्ध रूपों में परिवर्तन आया और शाब्दिक अशुद्धियाँ जिनमें विद्यमान रही, ऐसे अपभ्रंशों का प्रयोग होना आरंभ हो गया। यद्यपि उन तमाम अपभ्रंश मई भाषाओं का भी जो उदयन हुआ, उनका भी मूल तो संस्कृत ही है। यही कारण है कि प्राचीन कवियों ने अपने नाटकों में संस्कृत के साथ साथ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का प्रयोग दर्शाया है। यद्यपि एक मुख्य कारण था कि चूंकि उस भाषा से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए
पाली प्राकृत आदि संस्कृत भाषा के बहुत करीब की भाषाएं रहीं। तो सब मिलाकर के यह बात स्फुटतया कही जा सकती है कि संस्कृत जन भाषा थी, किंतु काल प्रभाव के कारण शिक्षा पर पड़ रहे विभिन्न प्रकार के वैदेशिक आदि प्रभावों के कारण भाषा में एक विघटनात्मक स्थिति आई। भारत में विदेशी आए, मुसलमान आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए और जनभाषात्व में परिवर्तन आरंभ हुआ और धीरे धीरे जो संस्कृत भाषा बराबर सारे लोगों की पारस्परिक भाषा थी उसमें अंतर आने लगा। धीरे धीरे वहाँ की प्रांतीय भाषाओं ने उनका स्थान लेना आरंभ किया और ईस्वी के आरंभ या उसके कुछ समय बाद से धीरे धीरे हिंदी का भी प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। हिंदी यद्यपि संस्कृत के बहुत करीब है, किंतु फिर भी एक पृथक भाषा के रूप में विद्यमान है। आज संसार की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है और मुख्य रूप से 7वीं 8वीं शताब्दी से उसके भी साहित्य की उपलब्धि होने लगती है। तो इसका मतलब ईस्वी के आरंभ से धीरे धीरे संस्कृत भाषा के जन भाषात्व में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा और फिर विदेशियों के आगमन के कारण और भारतीयों के साथ साथ यहाँ की भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ जब अंग्रेज़ों ने ज़्यादा छेड़छाड़ शुरू की तो धीरे धीरे यह भाषा भी विघटित होती गई, माने इसका बोलना कम होता गया। तो इसलिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तमाम सारे विश्वविद्यालयों की संस्कृत पुस्तकें विभिन्न विदेशी आक्रांताओं ने जलाकर खाक कर दी। उनकी मंशा दूषित थी। उन्होंने समझा कि धीरे धीरे यहाँ की जो मूल संस्कृति है वही नष्ट हो जाए और हम लोगों की संस्कृतियों का ही ये लोग भी अनुकरण कर लें। तो मन में यह बात उन्होंने बनाई और धीरे धीरे संस्कृति जिसमें सन्निहित है ऐसी संस्कृत भाषा को ही विनष्ट करने का दुस्साहस करने लगे, जिसके क्रम में यहाँ की विभिन्न पुस्तकों को जलाने का एक कुत्सित कार्य करने का भी दुस्साहस किया। फिलहाल बोली तो धीरे धीरे कम हुई, पारस्परिक रूप से संस्कृत बोलना लोगों में घटा, किंतु लिपि में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। मित्रों, यदि हम देखते हैं तो महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कवि हैं। उनके साथ साथ भास उनके कुछ पूर्ववर्ती हैं। भर्तृहरि, वैयाकरण भर्तृहरि, भारवी, भामह, वामन, दंडी, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ तक तो बराबर इसकी धारा विभिन्न काव्यों और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के उदयन के साथ बनी रही। किंतु जब अंग्रेजों का प्रभाव ज़्यादा हुआ और विशेष रूप से शासक भी विदेशी ही होने लगे और यहाँ की संस्कृतियों पर विशेष रूप से कुठाराघात होने लगा, तब समस्याएं आईं। और हम समझते हैं कि पंडित राज के बाद 300-400 साल का जो समय था उसमें हमें ग्रंथों की प्राप्ति कम होती है। तो इसलिए जो लिपि का विषय है यह भी इस समय यद्यपि कमज़ोर पड़ा, फिर भी धन्य है यहाँ के गुरु। यहाँ की तमाम पुस्तकें नष्ट हो जाने के बाद भी, विदेशियों द्वारा जला देने के बाद भी गुरुओं ने अपने शिष्यों को शिष्य प्रति शिष्य गुरु बनते गए और बराबर सब ने एक दूसरे को सारे वैदिक वाङ्मय, लौकिक वाङ्मय
को रटवाना आरंभ कर दिया। वेद तो नष्ट हो गए होते, किंतु तमाम सारे हमारे ग्रंथ आज भी सुरक्षित रह गए, क्योंकि बराबर स्मृति पटल में गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों को बराबर सिखाया, याद करवाया, और यही कारण है कि आज भी वे बराबर हमारे सन्निकट बने रह गए। तो ऐसे गुरुधन्य हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बिना किसी लिप्सा के, वेतन भी नहीं पाते थे फिर भी मेहनत करते थे। संस्कृत पाठशालाओं महाविद्यालयों में रहने वाले उन गुरुओं ने बड़ा श्रम किया, अथक परिश्रम किया, जिसका परिणाम रहा कि फिर भी विशेष रूप से सामान्य जनता में नहीं सही, किंतु पाठशालाओं में, संस्कृत की पाठशालाओं में संस्कृत बोलना और संस्कृत पुस्तकों का लिखा जाना, ये क्रम बराबर जारी रहा। 19वीं 20वीं शताब्दी में तमाम सारे कवि और लेखक गण दिखाई पड़ते हैं। पंडित राजजगत पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। बहुत कम उम्र में 78 सर्जनाओं की उन्होंने 78 कृतियों की उन्होंने सर्जना की, और अपने में अत्यंत बेजोड़ है। चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे नाट्य की कृतियां हों, तो विभिन्न प्रकार की विधाओं में सर्जना का कार्य उन्होंने भी किया। और उनके साथ साथ पंडिताक्षमारावादी तमाम कवयित्रियाँ भी थीं। जहाँ पुरुष वर्ग ने लेखनी को संभाला था, वहीं स्त्री वर्ग ने भी ऐसा किया। तो इसलिए जो संस्कृत जन भाषा थी उसमें उथल पुथल भले हुई, किंतु न तो बोलना बंद हुआ और न ही लिपि की क्रिया ही बंद हुई, लेखन ही बंद हुआ, वह बराबर जारी रहा। यद्यपि जन भाषा का स्वरूप जो धीरे धीरे कम हुआ, घटता गया, या पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में प्रचलित होता गया, भारतवर्ष की प्रांतीय भाषाओं में होता गया, उसका कारण भारत में विदेशी आक्रांताओं का होना ही रहा होगा। यह कारण विशेष रूप से प्रतीत होता है। किंतु 19वीं 20वीं शताब्दी से पुनः बोलना और कृतियों का आरंभ बराबर बनना शुरू हुआ। और हम जहाँ तक समझते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर काल में, जबकि आज अभी के कुछ वर्षों में लोग ये चर्चा छेड़ते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, गलत कहते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि इधर के 40-50 साल में बहुत काम हुए हैं संस्कृत में, और अगर इधर के 10-15 सालों में देखा जाए तो अभूतपूर्व लेखन हुआ है। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, और उन विधाओं में भी लिखी हैं जिन जिन विधाओं में पहले संस्कृत भाषा में कविताएं नहीं लिखी गई थीं। प्रासंगिकता को देखते हुए विश्व स्तर पर विभिन्न विधाओं में सर्जना का किया जाना एक विलक्षण कार्य है। एक परिवर्तन यद्यपि देखने को मिला, कवियों ने जो संस्कृत की पुरानी परंपरा थी, अपिमाशम वशम कुर्यात् छंदो भंगम न कारयेत्, ये बात कही जाती थी कि जो पारंपरिक छंदो विधान है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि कविता बनाते समय वर्ण विन्यास नहीं बैठ पा रहा है तो माश का अर्थ उड़द होता है, माश के बजाय मस लिख दीजिए, अर्थ लगा लिया जाएगा, किंतु छंदभंग न कीजिए। इधर के कवियों ने उसमें परिवर्तन किया और मुक्त छंदों में कविताएं लिखने लगी। लगता है जैसे गद्य की कविता लिखी जा रही है, परंतु फिर भी गा लेते हैं। यदि गा लिए तो कविता है। तो इसलिए भावों का उद्रेक है। अगर संगीतात्मकता आ गई तो उसको मुक्तक छंद के रूप में लिख लेते हैं और उस पारंपरिक छंद के सापेक्ष अभिनव छंदों का विन्यास कर लिया गया, अभिनव तरीके ला दिए गए। यह एक अत्यंत नव अन्वेषण कहा जा सकता है।
इसलिए संस्कृत का एक बड़ा कार्य है ये। दूसरा, तमाम सारी विधाएं हैं जो पहले संस्कृत में विद्यमान नहीं थी। आल्हा है, बिरहा है, कजरी है, गज़ल है। गज़ल तो यहाँ के बजाय अन्य स्थलों पर देखा जा रहा था, किंतु इधर के महाकवियों ने तो गज़ल की बड़ी बड़ी पुस्तकें ही लिख डाली। थोड़े मोड़े 10, 20, 50 पद्य नहीं, हजारों पद्य लिखा। अभिराज प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र का नाम क्षेत्र में विशेष अग्रणी है। प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि का नाम विशेष रूप से श्रद्धावनत होकर लिया जाता है। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और संस्कृत में आज नई नई विधाओं में कविताओं को करके इसकी लिपिगत स्थिति को विशेष रूप से जीवंत बना दिया है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। विदेश स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा रही और विश्व के 16 देशों की क्या सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधि है उस पर उन्होंने एक विशाल महाकाव्य वैदेशिकाटनम लिख करके प्रकाश डाला। तो विदेश की भी स्थितियों को एक महाकाव्य के रूप में चित्रित किया। यह भी एक नया ही तरीका कहा जा सकता है। यद्यपि महाकवि कालिदास का रघुवंश है जिसमें सूर्यवंश के कई राजाओं का वर्णन है, फिर भी वहाँ एक ही पीढ़ी के विभिन्न राजाओं का वर्णन है, एक ही वंश के विभिन्न पीढ़ियों का वर्णन है। किंतु यहाँ तो विभिन्न देशों की, मैंने भिन्न देश है, उनकी भिन्न भिन्न शैक्षणिक सांस्कृतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, उन सब का वर्णन करके एक महाकाव्य के रूप में उसको पिरो देना, यह भी अपनी में एक नई बात रही। तो इसलिए यह कार्य भी संपन्न हुआ। आज के जो नए नए नाटककार हैं, तमाम बड़े दर्जे के नाटककार हैं, कवि हैं, उन्होंने संस्कृत में जो नाटक लिखे उसमें पुराने समय में सूत्रधार आदि की तरह जो विन्यास होते थे उनमें परिवर्तन कर दिया, नए नए स्वरूप दिखाए और उन पात्रों को जिसकी विशेष उपयोगिता उस समय समझ में नहीं आ रही थी उनको हटा दिया गया। ये एक नया परिवर्तन रहा। इसके साथ ही साथ पुराने नाटकों में पाली प्राकृत आदि रखे जाते थे। जो अल्प शिक्षित पात्र होते थे वे उस तरह से पाली प्राकृत बोला करते थे, किंतु इन लोगों ने कहीं अंग्रेजी रख दिया, कहीं हिंदी रख दिया, कहीं अन्य प्रांतीय भाषाओं का सम्मिश्रण कर दिया, अल्प शिक्षित पात्र से उसको बुलवा दिया, कहीं कहीं एक पद्य में ही कई कई भाषाओं के शब्द रख दिए। एक कविता मुझे याद हो गई, मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर दिया। कहा पेपर जहाँ आउट नहीं, पेपर जहाँ आउट नहीं, नहीं नकलस्य साधनम, छायास्तत्र न तिष्ठेषु पिछड़ा वर्गम तदेव ही। कहा कि पेपर जहाँ आउट नहीं, पेपर अंग्रेजी का शब्द है, आउट अंग्रेजी का शब्द है, जहाँ अरबी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, नहीं हिंदी का शब्द है। पेपर जहाँ आउट नहीं, नहीं नकलस्य साधनम, नकलस्य संस्कृत का शब्द है, साधनम संस्कृत का शब्द है, छाया तत्र तिष्ठेषु, छाया आदि संस्कृत के शब्द हैं। इसलिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं का मिश्रण कर दिया और अल्प शिक्षित व्यक्ति से उसको बुलवाया और इस प्रकार से नाटकीय विधान किया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि तमाम सारी नवीन उद्भावनाएं भी लेखन के क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री आदि ने नए और पुराने दोनों स्वरूपों को पकड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में तमाम पुस्तकों को लिखा है और लिख करके उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष उत्थान किया। माने जो क्षेत्र कहीं तिरस्कृत होने की स्थिति में आ रहे थे, तमाम शिष्यों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया। काव्य और काव्य शास्त्र में भी कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि ने राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित हैं। निस्यंदिनी, नीराजना, दीपमाणिक्यम
आदि तमाम पुस्तकें उन्होंने लिखा। साहित्य शास्त्र की भी पुस्तक लिखी। इसी प्रकार मॉडर्न संस्कृत पोएटिक्स एंड पोएट्री लिखकर प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने अभिराज यशोभूषणम, एक बिल्कुल नया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसको लिख करके प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने संस्कृत जगत का बड़ा उपकार किया है। भाई इधर के वर्षों में मैं समझता हूँ कि 20-25 वर्षों में संस्कृत जगत में बहुत सारा काम हुआ है। महिला है नलिनी शुक्ला, उन्होंने वाणी शतकम लिखा है, कहीं कहीं परिस्फुट पद्यों में भी रचनाएं हुई, खंडकाव्य लिखे गए। तो इसलिए शतक, खंडकाव्य आदि 100-100, 200-200, 400-400 पद्य विभिन्न विषयों पर 20-20, 25-25 पद्य लिख कर भी तो छोटी मंझली बड़ी सब प्रकार की सर्जनाएं दिखाई पड़ती हैं। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।